है नहीं। आप अपनी स्टडी को बिल्कुल सिस्टमेटिक रखें, ठीक है, और एक प्लान जरूर लेके चले कि कैसे हमारा सब कुछ होगा और हम कैसे क्या क्या चीजें कवर करेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जो आपके कंप्लीट हो गए, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी लेके चलें कि उनको हम रिवीजन करके, मतलब एक बार सर ने पढ़ा दी, एक बार हम खुद रिवाइज करके उसको छोड़ दें, ताकि फ्यूचर में एग्जाम में हमें उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स चाहिए, रैंक चाहिए, तो डेफिनेटली बेटा आपको सब कुछ सिस्टमेटिकली स्टडी करनी होगी, राइट। साथ ही साथ अपन कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि आप सभी, आप में से जयपुर के बाहर कौन है, एक बार बता दो मुझे। जयपुर के बाहर कौन है? दीपक है एक तो, और आप में से जयपुर के बाहर कौन है? कोई है दीपक के अलावा? अंजलि है, ओके। और कोई है जो जयपुर से बाहर है? नहीं। तो अपन ऐसा भी कुछ प्लान कर सकते हैं बेटा कि जितना हमने पढ़ लिया उसका कुछ हम टेस्ट डिजाइन करें और वीकेंड्स पे वो टेस्ट आपके रख दें और आपको फिजिकली आके यहाँ पे टेस्ट देना। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, डेली आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और फायदा भी नहीं है, तो आपको बुला लिया जाएगा वीकेंड्स में और उसमें आपके टेस्ट रख दिए। बोलिए, इंटरेस्टेड है सब? ओके, तो इस पे अपन काम करते हैं। दूसरा, अभी किसी ने पूछा, राघव ने पूछा आई थिंक, कि सर डायरेक्ट टैक्स की थ्योरी, प्रैक्टिकल तो हमसे बहुत आराम से हो रहे हैं, थ्योरी की हम बात करें तो थ्योरी के लिए बेटा मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर भेज रहा हूँ। बिल्कुल, थ्योरी के लिए मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर भेज रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया था। चैप्टर नंबर 2 आपके पास कल तक आ जाएगा, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसके नोट्स आपके पास कल तक पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, हर 1-2 दिन में 1-2 चैप्टर आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके, और इस मंथ में मार्च के अंदर आपको पूरा मॉड्यूल डायरेक्ट टैक्स का मिल जाएगा, जिसमें सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू सब एक जगह मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। हम पढ़ रहे थे सेक्शन 36, जिसमें मैंने कल ये बात कही थी कि भैया हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमें इनकम टैक्स में ये जानना होता है कि कौन से खर्चे अलाउेबल है और कौन से खर्चे अलाउेबल नहीं। इसके लिए हम सेक्शन 30 to 38 पढ़ते हैं, और 30 to 38 में हम सेक्शन कैसे कवर करते हैं ये हमने बात की थी कि 30 से लेके 35E तक, 30 to 35E स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। 36 जो बनाया गया है वो एक जनरल है, मतलब उसको हम अदर डिडक्शन के नाम से जानते हैं, और सेक्शन 37 जो है वो जनरल डिडक्शन के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इसमें सेक्शन 36। सेक्शन 36 में मैंने आपसे पूछा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक जो है क्या वो अलाउेबल है या नहीं। सर हमें कैसे पता चलेगा कोई खर्चा अलाउ है या नहीं है? 4 कंडीशन आपको बताई हुई है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में इंकर्ड होना चाहिए और पर्सनल नहीं होना चाहिए। इन चारों के बेस पे हमने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक जो है वो अलाउेबल एक्सपेंस है। फिर हमने बात किया कि सर कैटल का इंश्योरेंस, मान लीजिए किसी के बिजनेस में भेड़ बकरी काम आती है और उनका इंश्योरेंस करवाया है तो वो भी अलाउेबल है। एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो भी अलाउेबल है, पर ध्यान रहे पेमेंट जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का वो अदर देन कैश होना चाहिए तो ही वो अलाउड है, अदरवाइज वो अलाउड नहीं, राइट। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने आपको कहा कि वर्किंग कैपिटल के लिए हम जो लोन लेते हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो सारे अलाउेबल। और एसेट के लिए कोई लोन लेते हैं कैपिटल पर्पज के लिए, ठीक है, तो वो पुट टू यूज तक का तो कैपिटलाइज होता है, मतलब उसकी कॉस्ट में जुड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143(1) जो हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के टाइम पे। और आफ्टर पुट टू यूज का जो इंटरेस्ट होता है वो अलाउ हो जाता है एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बोरोइंग वाला रिपीट, बोरोइंग में बेटा हमने क्या, बोरोइंग का मतलब क्या होता है? बोरोइंग का मतलब होता है पैसे उधार लेना। अब मैं पैसा उधार आपसे कैसे लूंगा? या तो मैं वर्किंग कैपिटल के लिए लूंगा, ठीक है, या फिर मैं किसी एसेट को परचेज करने के लिए लूंगा।
अगर मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लिया, जैसे कि मैं बैंक का ओवरड्राफ्ट लेता हूँ जिसको हम ओडी बोलते हैं या सीसी लिमिट बोलते हैं, ठीक है, मैं पार्टनर को इंटरेस्ट देता हूँ कैपिटल पे, या फिर मैंने किसी से और पैसे उधार लिए, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए अलाउेबल एक्सपेंस है, मतलब इनकम टैक्स में इस खर्चे को अलाउ किया गया है। अगर मैंने पैसा लिया असेट बनाने के लिए या खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लिया, तो इन दैट केस उस बिल्डिंग को पुट टू यूज करने तक का जो इंटरेस्ट होगा वो तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और बाद का जो इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, राइट। ओके, अब सुनिए आगे, एक पॉइंट यहाँ पे और निकल के आता है। मैं कल ये बात कर रहा था कि कोई भी इनकम कमाने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, कोई भी अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता, ठीक है, आप अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते, दे सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए लिखा इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल, प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस का अकेला मालिक हो, सोल प्रोप्राइटर, तो वो अलाउेबल नहीं, वो अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट देने वाला भी खुद ही प्रोप्राइटर है और लेने वाला भी खुद ही प्रोप्राइटर है, तो इसलिए ये तो इनकम ही नहीं है, तो फेक इनकम जनरेट करने की हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ओके, दूसरा कहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि सर ऐसे ही बात पार्टनरशिप में भी तो आती है, पर पार्टनरशिप में पार्टनर को रिम्यूनरेशन देना अलाउड है, और वो भी 40B सेक्शन के हिसाब से, मतलब पूरा तो अलाउड नहीं है पर एक लिमिट में है, और 40B सेक्शन के हिसाब से अलाउड किया गया है। आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, मैंने आपको 40B सेक्शन एक दिन पढ़ाया भी था, याद है? यस, जिसमें हमने बुक प्रॉफिट निकाला था और बताया था कि ऐसे अलाउ करते हैं। ओके, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, interest to financial institution is allowed on payment basis। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो वो लोन तभी अलाउ होगा, वो इंटरेस्ट तभी अलाउ होगा जब उस इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाए, और ये कहता है सेक्शन 43B। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, इंटरेस्ट अलाउ तो ड्यू बेसिस पे भी कर सकते हैं, पेमेंट पे क्यों किया? पेमेंट पे इसलिए किया बेटा, कई बार क्या होता है कि मेरे पास लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं, वो लोन का इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहता है, और थोड़े टाइम बाद मैं बैंक को क्या कहूंगा कि सर मेरे पास इतना सारा पैसा एक साथ नहीं है, आप मेरे इंटरेस्ट को भी लोन में कन्वर्ट करो। तो मैं तो ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो मैं तो खर्चा भी क्लेम करता जा रहा हूँ और इंटरेस्ट को भी कन्वर्ट करता जा रहा हूँ बार-बार। तो बताइए क्या मैंने बेवजह अपना प्रॉफिट कम कर लिया टैक्स ना भरने के लिए? यस, तो इसलिए बोला गया भैया इंटरेस्ट की छूट तभी देंगे जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करें। बोलिए, फाइनली इंटरेस्ट ऑन बोरिंग समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? 40B हम डिटेल में पढ़ेंगे, 40B बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। 40B में एक लिमिट दी गई है कि पार्टनर को कितना रेम्युनरेशन दिया जा सकता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम से पता चल रहा है आपको इसका मतलब क्या है? क्या किसी ने नाम सुना हुआ है, जीरो कूपन बॉन्ड का नाम सुना हुआ है? यस, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड जिन पे जीरो इंटरेस्ट रेट होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होती है? जीरो। आपने कहा सर जीरो, अगर जीरो इंटरेस्ट रेट है तो खरीदने वाला इसको क्यों खरीदेगा बताओ? अगर इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट ही जीरो मिलना है तो मैं इसे क्यों खरीदूंगा? मैं इसे इसलिए खरीदूंगा क्योंकि इस पे मुझे मिलता है हैवी डिस्काउंट। इस पे क्या मिलता है हमें? हैवी डिस्काउंट मिलता है।
डिस्काउंट भी नहीं, हैवी डिस्काउंट। आप कहेंगे सर हैवी डिस्काउंट कैसे? हैवी डिस्काउंट ऐसे कि 100 रुपए का बॉन्ड है, बिल्कुल जानवी करेक्ट बोल रहे हैं आप, 100 रुपए का बॉन्ड है, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको इश्यू कर रहा हूं, इश्यू प्राइस है मेरी 70, आज आप इसे 70 पे ले जाओ, 5 साल बाद आना और 5 साल बाद आके 100 रुपए ले जाना, बताइए क्या अब आप खरीदने को तैयार है? आज मुझे 70 रुपीज दो, बॉन्ड ले जाओ, 5 साल बाद आके मुझसे 100 रुपीज वापस। तो इनडायरेक्टली ये भी तो इंटरेस्ट ही है एक तरीके का, बस एक साथ मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, क्या ये मेरे लिए एक्सपेंस है? मेरे लिए तो एक्सपेंस है ना, तो जब मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं इसको अलाउ करवाऊंगा, मैं इसको पेंडल में डालूंगा। और कितने टाइम? जो 30 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, क्या वो मेरा 5 साल का खर्चा है या 1 साल का ही खर्चा है? जो मुझे आपको 30 रुपए देने पड़ रहे हैं वो तो 5 साल का ना, क्योंकि मैं ये 70 रुपीज 5 साल तक काम में लूंगा, तो ये एक तरीके से मेरी फंडिंग की कॉस्ट है। और इस 70 रुपए के लिए मुझे 30 रुपए बढ़ने पड़ेंगे, तो वो मेरा 5 साल का इंटरेस्ट है और मैं उसे अलाउ कर दूंगा ओवर द लाइफ इक्वली। राइट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं कहूंगा 30 रुपए 5 साल, 6 रुपए हर साल। ओके, बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं। बेड डेट्स, नाम सुना है आपने? बेड डेट्स का नाम सुना है? यस। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है? बेड डेट्स का मतलब होता है कि हमें किसी से पैसे लेने थे और वो अब हमें नहीं मिलने वाले, मतलब सामने वाले ने देने से मना कर दिया। अनेबल टू पे, ही इज अनेबल टू पे या अनविलिंग टू पे, ऐसा भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा है नहीं, नियत खराब हो गई, तो भी हमारे लिए तो बेड डेट ही है। विच इज इररिकवरेबल, ऐसा बोल सकते हैं, विच इज इररिकवरेबल, चाहे वो उसके पास है नहीं, चाहे वो देना नहीं चाहता था, कुछ भी। ठीक। अब सवाल आता है कि बैड डेट भी दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक रेवेन्यू नेचर के और एक कैपिटल नेचर के। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, बोलो क्या होता है? होते हैं, मान लीजिए मैंने किसी को एडवांस दिया, एडवांस फॉर मटेरियल। ठीक है, मैंने अपने सप्लायर को एडवांस दिया मटेरियल देने के लिए, उसने कहा ठीक है साहब दे दो पैसे, भेज देंगे माल। अब वो ना तो पैसे वापस लौटा रहा ना माल दे रहा, क्या ये बैड डेट है? यस, और ये अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल ही अलाउ हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने एडवांस दिया फॉर बिल्डिंग, मैंने फ्लैट खरीदने के लिए या बिल्डिंग खरीदने के लिए एडवांस दिया, अब सामने वाला मुझे रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो क्या ये भी बैड डेट्स है? नहीं, इसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। और ये अलाउड है क्या? नहीं, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल इन नेचर। आई बात समझ में? ये तो कैपिटल इन नेचर है, क्योंकि ये कैपिटल पर्पज के लिए दिया गया था, तो इसलिए ये अलाउड नहीं। बोलिए आगे बात समझ में? हाँ सर, आगे अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नाम सुना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का नाम सुना होगा आपने। यस। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ है या नहीं आपके हिसाब से? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड होना चाहिए या नहीं? नॉट अलाउड। व्हाई? क्योंकि इनकम टैक्स में वही एक्सपेंसेस या लॉसेज अलाउ है जो हो चुके हैं। इनकम टैक्स में वही एक्सपेंसेस अलाउ है जो हो चुके हैं। प्रोविजन का मतलब होता है जो होने वाले हैं, या जो पोटेंशियल है, जो ये लगते हैं कि इन फ्यूचर होंगे। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया होंगे तो जिस दिन हो जाए उस दिन ले लेना, क्या दिक्कत है? तुम्हें लग रहा है पैसे डूबेंगे तो जिस दिन डूबे उस दिन खर्चा मान लेना। आज ही क्यों? हम एस्टिमेशन से नहीं चलेंगे, हम तो फिक्स वैल्यू पे चलेंगे, इसलिए हम आपको प्रोविजन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। आप प्रोविजन बनाओ अकाउंट के हिसाब से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम टैक्स निकालते टाइम पे प्रोविजन को खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोविजन कोई हो चुका एक्सपेंस नहीं, होने वाला एक्सपेंस है। तो जब होगा तब देखिए। बोलिए, आई बात समझ में? यस, तो ये तो बात ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया। कुछ कंपनियां, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हमारा पैसा डूबेगा, हमें पता है, पर हम श्योर नहीं हो सकते, श्योर होने में हमें टाइम लगेगा। हाँ, जिस दिन भैया अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, बेड डेट हो गया तो पूरा अलाउड है। भैया अभी ऊपर पढ़ के तो आए हैं अपन। जैसे ही प्रोविजन फॉर बेड डेट वाली अमाउंट एक्चुअल में डूबेगी, वो क्या बन जाएगी? बेड डेट, तो वो ऊपर वाले में कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हमारा पैसा तो डूबेगा, श्योर है, पक्का है हमारा पैसा डूबेगा, पर हमें उसका बाद में पता चलेगा, एड होक पता नहीं चल सकता। और बाद में जब पता चलेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका होगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आप हमें प्रोविजन की छूट दें। इनकम टैक्स वालों ने पूछा भाई ऐसे कौन है, कौन हो आप? तो वो कहते साहब हम हैं बैंकिंग कंपनी। बताओ, क्या बैंक का पैसा डूबेगा ये तय है? क्या बैंक का पैसा डूबेगा इस बात के चांसेस ज्यादा है? यस सर, बिल्कुल है। और अब तो आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, तो कंपनी अकाउंट जब आप पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपने प्रोविजनिंग पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? एनपीए, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट। आई होप ये सारे वर्ड आपको पता है ना? जो असेट एनपी, मतलब जो लोन एनपी हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है, उसके ऊपर बैंक क्या कर देती है? प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इन सब पे प्रोविजन ही तो बनाते हैं। किसी पे 0.4%, किसी पे 10%, किसी पे 50-30%, किसी पे 100% एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रोविजन तो आप बना रहे हैं एज पर अकाउंटिंग। ये प्रोविजन तो आप क्या बना रहे हैं? एज पर अकाउंटिंग बना रहे हैं। क्या इस प्रोविजन को कंपनी अकाउंट पे पढ़ा है? पता है, बिल्कुल पढ़ा है कंपनी अकाउंट पे, आपने इसको डेफिनेटली पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन बनाया है ये तो अकॉर्डिंग टू आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया है। अब क्या इनकम टैक्स वाले इसे खर्चा मानते हैं? तो इनकम टैक्स वालों ने कहा चलो ठीक है, हम आपके लिए इसको खर्चा मानने को तैयार, क्योंकि हमें पता है आपका पैसा तो डूबेगा। तो इंडियन बैंक के लिए बोला गया कि आप जो भी प्रोविजन बना रहे हैं वो एक्चुअल प्रोविजन जो आपने बनाया है, या फिर मैक्सिमम हम आपको छूट देंगे 8.5% ऑफ इनकम, 8.5% इनकम का। क्योंकि ऐसे तो हो सकता है आपने क्लासिफिकेशन गलत कर लिया हो, तो ये कहते हैं हो सकता है आप क्लासिफिकेशन गलत कर रहे हो ज्यादा प्रोविजन के लिए, तो हम आपको अलाउ तो करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा अलाउ कितना करेंगे? 8.5% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है,
फिर बात आई सर फॉरेन बैंक हुआ तो, पब्लिक बैंक हुआ जिसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, या फिर एनबीएफसी हुआ तो इन लोगों के लिए बोला गया कि 5% ऑफ टोटल इनकम आप प्रोविजन बना सकते हैं, उतना आपको अलाउ है। प्रोविजन आप कितना भी बनाओ, हम अलाउ इतना ही करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और बेटर समझ में आएगा। एक बैंक ने कहा साहब हमारा 50 करोड़ का प्रॉफिट है। हमारा कितना प्रॉफिट है? 50 करोड़। जो कम हो, जहां पे भी मैक्सिमम वर्ड आ जाता है वहां पे भी एवरेज लेस लग जाता है अपने आप, क्योंकि मैक्सिमम तो इतना ही हो सकता है। एक्चुअल कम हुआ तो एक्चुअल कम ले लेंगे, और एक्चुअल ज्यादा हुआ तो 8.5% ले लेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। प्रॉफिट है बैंक का 50 करोड़ रुपए, ठीक है, और प्रोविजन बनाया बैंक ने 10 करोड़ रुपए का। ठीक है, बैंक ने प्रोविजन कितना बनाया? 10 करोड़ का, और जबकि प्रॉफिट है 50 करोड़। तो बताइए बैंक को कितना प्रोविजन अलाउ होगा? बैंक को कितना प्रोविजन अलाउ होगा? 4.25 करोड़। बोलिए, क्या 4.25 करोड़ होगा? यस सर, 4.25 करोड़ अलाउ होगा, बीइंग 8.5% ऑफ प्रॉफिट। ज्यादा इतने ले सकते हैं। आपने लिया 10 करोड़, तो अलाउ हम कितना करेंगे? 4.25 करोड़, राइट। आप कहते हैं कि सर इन्होंने प्रोविजन अगर 10 करोड़ की जगह है 2 करोड़ को बनाया होता तो कितना अलाउ होता? तो 2 अलाउ हो जाता, क्योंकि बनाया ही 2 है तो 2 करोड़ अलाउ हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो लेस होगा वही अलाउ, हाँ बिल्कुल, जो कम होगा वही अलाउ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और निकल, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि साहब आप है ना एक काम करो, आप गांव में लोन ज्यादा दो, आप किसानों को लोन ज्यादा दो। तो बैंक कहते हैं सब किसानों को लोन तो ज्यादा दे देंगे, पर हमारा जो लोन डूबता है आप हमें उसको खर्चा तो मान देते ही नहीं है, बहुत कम देते हैं, तो हम तो गांव में लोन नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, आप गांव में लोन दो, हम एक काम करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। तो इस लिमिट के साथ में ऐड किया, इस लिमिट के साथ में एड ऑन किया। क्या एड ऑन किया? ओनली फॉर इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के लिए क्या कहा कि आपको इतना प्रोविजन तो अलाउ है ही, साथ ही साथ 10% ऑफ रूरल एडवांसेज, गांव में जो लोन आप दोगे उसका 10% और अलाउ कर देंगे। मतलब इसका 8.5 प्लस इसका 10 दोनों मिला के एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। बोलिए, आई बात समझ में? हमें कहा गया कि साहब ये तो लिमिट है ही, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, गांव में लोन दे दें। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप अपने रूरल एडवांस का 10% और प्रॉफिट का 8.5% दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को, और फिर इसको कंपेयर कर लो, और उतना आप रिडक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोविजन बनाया सपोज 10 करोड़ का, अभी वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। प्रॉफिट अभी भी आपका कितना है? 50 करोड़ का, और रूरल एडवांसेज हैं आपके 100 करोड़ के। तो अब देखो, आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट का तो 8.5% हम अलाउ कर ही सकते हैं, और रूरल एडवांस का 10%, इसका मतलब 10 करोड़ प्लस 4.25 करोड़, आप टोटल कितना प्रोविजन अलाउ करवा सकते हो? 14.25। बोलो हाँ, टोटल आप 14.25 कर सकते हैं मैक्सिमम, पर आपने बनाया कितना? 10 करोड़, इसलिए अलाउ कितना हो जाएगा? पूरा 10 करोड़।
ओके। चलो, स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को तो ले लो, फिर मैं आगे मूव कर। डन। चलो आगे चलते हैं फिर। सर अगर एक्चुअल 15 होता तो 14.25 ही अलाउ होता, बिल्कुल 14.25 ही अलाउ होता। बताओ लाइव में मजा आ रहा है या रिकॉर्डेड में मजा आता है? जाह्नवी, रिद्धि सिद्धि, प्रेरणा, लाइव में मजा आ रहा है रिकॉर्डेड में? लाइव में आ रहा है। सर तो जो कंपनी ज्यादा बनाना चाहेगी प्रोविजन, अकाउंटिंग में ज्यादा बनाओ ना, क्या दिक्कत है? जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, वैसे ही प्रोविजन वहां का अलग है, यहाँ का अलग। नहीं, ऐसे बैंक ज्यादा नहीं बना सकती ना, बैंक को भी तो सिर्फ टैक्स बचाना ही पर्पज नहीं है बैंक का। अगर बैंक प्रोविजन ज्यादा बनाएगी, ज्यादा एनपीए शो करेगी, तो उधर उसको ये भी तो सुनना पड़ेगा आरबीआई से कि आप इतना पैसा कैसे डुबा रहे हो अपना। ठीक है, तो एक पहलू नहीं है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आप प्रोविजन ज्यादा बना दो, आपकी कई लाइबिलिटी और भी है। ओके नेक्स्ट, उसी में चल रहे हैं अपन सेक्शन 36 में ही अभी। एक्सपेंसेज ऑन लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या? गाय भैंस बकरी, ये होता है क्या? बिल्कुल एनिमल्स। अब आप एनिमल्स के बारे में बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ, मेरा एक डेयरी फार्म, ठीक है, और मैं अपने डेयरी फार्म में कुछ एनिमल्स परचेज करके लाया, ठीक है, मतलब कुछ काऊ लेके आया मैं 4, और कॉस्ट थी उनकी 1 लाख रुपए, ठीक है। मेरा सवाल आपसे है कि जब मैं ये 4 गाय खरीद के लाया 1 लाख रुपए पे, तो क्या ये खर्चा मुझे अलाउ होगा या नहीं? बोलिए। मैं 4 गाय परचेज करके लाया 1 लाख रुपए में, तो सवाल है कि ये मुझे अलाउ होगा या नहीं? प्रियंका एंड प्रेरणा का जवाब आ चुका है, और राघव का भी आ गया है। ओके, राघव, अंजलि एंड जाह्नवी कह रहे हैं नहीं सर। प्रियंका एंड प्रेरणा कह रहे हैं यस सर। तो राइट आंसर इज नो, cause it's कैपिटल नेचर, राइट? बताइए, कैपिटल नेचर नहीं है क्या? तो फिर कैपिटल नेचर अलाउ कैसे होगा? तो ये अलाउड नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस हम करते हैं, तो या तो वो डेप्रिशिएट होता है और या वो मोटाइज होता है। क्या लाइव स्टॉक को हम डेप्रिशिएट करते हैं? क्या लाइव स्टॉक को हम डेप्रिशिएट करते हैं? नो, नो डेप्रिशिएशन ऑन लाइव स्टॉक, क्योंकि इनकी लाइफ फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई। तो इसका मतलब तो ये हो गया सर कि हमने लाइव स्टॉक को जब खरीदा तब भी खर्चा नहीं माना, और जब हम उसको यूज कर रहे हैं तब भी हम खर्चा नहीं मान रहे, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या हम इसकी डेथ पे इसको खर्चा माने? तो हमें क्या कहा गया
कि भैया ना तो खरीदते टाइम छूट मिलेगी और ना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। जब आप कि इस एनिमल की डेथ हो जाएगी या फिर ये परमानेंटली यूजलेस हो जाएगा, आपके काम नहीं आएगा, तब हम मानेंगे कि आपको वाकई में नुकसान हो गया है, और तब हम इसे क्या करेंगे, अलाउ करें, क्योंकि एक्चुअल लॉस हो चुका है। अब तो कोई रास्ता ही नहीं, अब तो अलाउ करना ही पड़ेगा। और तब हम कितना अलाउ करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट कितने में लाए थे हम, 1,00,000 रुपए। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी डेथ हुई तो इनकी डेड बॉडी को बेचने से हमें कुछ मिले, इनकी स्किन को बेचने से कुछ मिले? तो एक्चुअल कॉस्ट में से हम रिकवरी कम करेंगे, जो बचेगा वो हमें अलाउ होगा। आई बात समझ में? जो बचेगा वो हमें अलाउ रहेगा। दैट क्लियर? चलिए, कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, रिकवरी कुछ भी है तो भाई हमें तो नेट लॉस देखना है ना, भाई हमें तो नेट लॉस देखना है, तो नेट लॉस जो भी है वो अलाउ कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लान। एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्या बोला गया है? हाँ, प्रियंका कह रहे हैं सर अगर इनके ट्रीटमेंट पर एक्सपेंसेस होगा तो वो तो हो ही जाएगा। अगर ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो तो रेगुलर रनिंग एंड मेंटेनेंस बोल सकते हैं, या कैरी ऑन करने के खर्चे, वो तो ऑलरेडी अलाउ हो चुके हैं। बात चल रही थी इनकी जो परचेज कॉस्ट है उसकी, क्योंकि जनरली हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो या तो उस टाइम पे पूरी कॉस्ट अलाउ कर लेते हैं या डेप्रिशिएट करके उसको अलाउ कर लेते हैं। बस, ठीक है। एक्सपेंसेस और प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, अगर आप कंपनी है, अगर आप कोई कंपनी है और आप एक्सपेंसेस करते हैं प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग पे, तो दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ये कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है अपने एम्प्लॉय के बीच में प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो रेवेन्यू खर्चे जो करेगी कंपनी वो 100% अलाउ है, और कैपिटल खर्चे जो कंपनी करेगी वो 1/5 अलाउ होगा टिल 5 years। बोलिए, बात समझ में आ गई? कंपनी ने अपने एम्प्लॉय में फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए। जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है वो तो 100% अलाउ है, जो कैपिटल नेचर के हैं वो 1/5 अलाउ होंगे 5 साल तक। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, मान लो हमारे पास प्रॉफिट कम है तो पहले हम किसको एडजस्ट करेंगे? ओनली कंपनी, ओनली कंपनी बेटा, मतलब फर्म और इंडिविजुअल को अलाउ नहीं है, सिर्फ कंपनी को ही अलाउ।
चलिए, अब मेरा सवाल ये है कि मान लो मेरे पास प्रॉफिट कम है, मेरे पास प्रॉफिट कम है, तो मैं पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस चार्ज करूंगा या कैपिटल एक्सपेंसेस? पहले मैं रेवेन्यू चार्ज करूंगा और आफ्टर दैट मैं कैपिटल चार्ज करूंगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम पड़े तो मैं कैपिटल एक्सपेंसेस को रख लूंगा और उसको नाम दूंगा अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, ये मैं उसको नाम दूंगा। ओके, ठीक, और अगले साल मैं इसको लेस कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है CTT, कमोडिटी। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और एक है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो अगर आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं तो आपके ऊपर ये लगेगा, अगर आप कमोडिटीज में डीलिंग करते हैं तो आपके ऊपर ये लगेगा, और दोनों ही आपके लिए अलाउड एक्सपेंसेस है, दोनों ही आपके लिए क्या है, अलाउड एक्सपेंसेस। ओके, ओके, चलिए एक बार यहां तक बता दो, कोई डाउट है तो? ये हमारा सेक्शन 36 पूरा हो गया है, यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बताओ। CTT कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब हम शेयर्स में डील करते हैं तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जब हम कमोडिटी में डील करते हैं तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन पे लगने वाला टैक्स है बेटा, बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन पे लगने वाला टैक्स है, तो जितना लगेगा उतना हमारा खर्चा है और उतना हमारा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, कल नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, लास्ट सेक्शन हमारा एक्सपेंसेस का सेक्शन 37। ओके, थैंक यू।